मॉर्निंग स्टूडेंट्स। स्टेट्स के अंदर आपका चैप्टर नंबर 3 पार्ट 2 आज स्टार्ट हो रहा है। तो लास्ट लेक्चर में हमने देखा था यहाँ पर एरिथमेटिक मीन एंड देन आफ्टर वी हैव गोइंग विद कंबाइंड मीन। सो आज हम वेटेड मीन की बात करने वाले हैं। कंबाइंड मीन मैंने लास्ट टाइम करवा दिया है, आज हम वेटेड मीन की बात करने वाले हैं। Weighted mean is called, mean means x bar and weighted means w. So here weighted means called x bar w. Formula for x bar w: w1 x bar w1 x1 plus w2 x2. Denominator w1 plus w2. तो ये जहाँ तक आगे चलता रहेगा हम उतना फॉर्मूला ऐड करते रहेंगे, ऊपर ऐड करते जाएंगे w3 x3 w4 x4 w5 x5 एंड डिनोमिनेटर में हम ऐड करते जाएंगे w3 w4 w5 x। ठीक है। सो यहाँ पर उसके ऊपर भी हमें एक सम दिया गया है, वो सम की हम प्रैक्टिस करेंगे। A student get 35 marks in theory paper। तो ये हमें दिया गया है एक x1 थियोरी पेपर के लिए हमें दिया गया है स्टूडेंट के 35 मार्क्स इन थियोरी पेपर, मतलब x1 का आंसर 35। 15 मार्क्स इन प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन, ये दिया है x2 एंड 5 मार्क्स इन ओरल एग्जामिनेशन मींस दिस इज x। सो यहाँ पर हमारा फॉर्मूला x1 x2 और x3 वहाँ तक ही जाने वाला। आगे द स्कूल गिव्स वेट 4, 2 and 1 respectively. So we call it w1, w2 and w3. So w1 is equals to 4, w2 is 2 and w1 is 1. x1 is 35, x2 is 15 and x3 is 5. Now weighted mean x bar w is equals to w1 x1 plus w2 x2 plus w3 x3 divided by w1 plus w2 plus w3. So now we are putting the value of these two in this formula: w1, w2 and w3, 4, 2 and 1, x1, x2 and x3, 35, 15 and 5 divided by 4, 2 and 1. Multiply by 30, multiply 4 by 35, multiply 2 by 15, multiply 1 by 5. Answer is this. And denominator 4 plus 2 plus 1 total is 7. 175 divided by 7, answer is 25 and 25 is called weighted means, that is x bar w. Simple. There is no much difficulty in weighted mean, combined mean and arithmetic mean. ये एकदम सिंपल टॉपिक है और उसके ऊपर आपको एक्सरसाइज 3.2 अपने आप करना है होमवर्क में। नेक्स्ट है ज्योमेट्रिक मीन। ज्योमेट्रिक मीन इज डिनोटेड बाय g। ज्योमेट्रिक मीन इज डिनोटेड बाय g and formula for g is equals to x1 multiplied by x2 multiplied by so on in under root n. Meaning of n: if there are only two values, it is a square root. Value of n is equals to 2. If value of x is 3, if there are number of observations are 3, then value of n is 3, that is cube root. So the higher the value, we are putting here it as a n. This is called geometric mean. कब geometric mean करना है? जब हमें क्वेश्चन में पूछा गया हो। ये जब तक नहीं बोलेंगे हमें पता नहीं चलेगा। ठीक है। तो यहाँ पर
अच्छा, वन मोर थिंग, ज्योमेट्रिक मीन के लिए बोला जाएगा तो यहाँ पर आपको कुछ परसेंटेज लिए जाएंगे। अब अगर वहां पर वर्ड यूज हुआ है इंक्रीज, अगर वर्ड यूज हुआ है इंक्रीज, 100 में प्लस कर दो। अगर वर्ड यूज हुआ है डिक्रीज, 100 में से माइनस कर दो। अगर वर्ड यूज हुआ है डेप्रीशिएशन तो भी माइनस, इंक्रीज तो प्लस, डिक्रीज या डेप्रीशिएशन तो माइनस। सो नंबर 1 15%, हमारा आंसर 115। 18%, 118, 13%, 113, and 20%, 120. There are four values. So here value of n is equals to 4. 115, 118, 113, and 120. Multiply these all, and here the value of n is equals to 4. अब अगर यहाँ पर आपको रूट नहीं करना है, अंडर रूट नहीं करना है, यहाँ पर 4 टाइम्स है रूट, तो आपको क्या करना है, कैलकुलेटर में आपकी ये जो भी वैल्यू है वहां पर आपको लेफ्ट साइड पे अंडर रूट का एक ऑप्शन दिया गया होगा। अगर आप अंडर रूट का ऑप्शन एक बार प्रेस करते हो, अगर आप अंडर रूट का बटन एक बार प्रेस करते हो तो उसको बोलते हैं अंडर रूट प्लस 2 हो जाता है। अगर आप अंडर रूट का ऑप्शन 2 टाइम्स प्रेस करोगे तो वो हो जाएगा 4। मतलब ये जो वैल्यू है ये डिजिट आपको कैलसी में लिखना है, और यहाँ पर दिया गया है 4, तो अपने को अंडर रूट का ऑप्शन 2 टाइम्स प्रेस करना है। अगर यहाँ होता है 2 तो 1 टाइम, 4 है तो 2 टाइम, अगर 8 है तो 3 टाइम्स। Means 2 raised to 1 is equals to 2, 2 raised to 2 is equals to 4, 2 raised to 3 is equals to 8. तो अगर 8 है तो 3 टाइम्स, 4 है तो 2 टाइम्स, एंड 1 और सिर्फ 1 है तो आपको सिर्फ अंडर रूट एक बार, इस तरह से आपको अंडर रूट का बटन दबाना है। अब प्रॉब्लम तो ये भी आ सकता है कि जरूरत थोड़ी है कि 2, 4 और 8 ही वैल्यू आए, हो सकता है यहाँ पर क्यूब रूट आए, 3 आए, तो कैलकुलेटर से क्यूब रूट नहीं हो सकता। उसके लिए आपको ओरली कैलकुलेट करना, जैसे कि अगर मैंने यहाँ पर अगर वैल्यू है 27 और क्यूब रूट है, तो आपको क्या करना है, सोचना है ध्यान से। 1 का क्यूब 1, 2 क्यूब 8, 3 क्यूब 27, 3 इंटू 3 इंटू 3 27। तो अगर हमें यहाँ पर 27 दिया है और यहाँ पर क्यूब रूट में 3 लिखा है तो आपका फिर यहाँ पर आंसर आ जाएगा 3। अगर यहाँ पर 125 और 3 लिखा है तो आंसर आ जाएगा 5, बिकॉज 5 इंटू 5 इंटू 5 इज 120। आपके हाथ में कैलसी है तो आपको इतना तकलीफ लेने की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो ये हो गया आपका इलस्ट्रेशन 14। फिर जो भी आंसर आए, हमने याद है स्टार्टिंग में हर एक के अंदर 100 प्लस किया था, जो भी आंसर आए 100 माइनस कर दो तो हमारा आंसर हो जाएगा 16.47%, ठीक है। फिफ्टीन नंबर, ज्योमेट्रिक मीन G is equals to 2. One number is 4. We called it x1. x1 is equals to 4. The other number, find the numbers. Means other number हमें नहीं पता। Yes, one number is 4 times than the other number. Sorry, मेरा रीड करने में थोड़ा प्रॉब्लम था यहाँ पर। One number is 4 times than the other number. पूरा एक ही लाइन है। तो हम कोई एक नंबर को यहाँ पर एज्यूम कर रहे हैं a, that other number is 4 times. 4 times means मल्टीप्लाई बाय 4, तो पूरे हो जाएगा। अगर ये 2 है तो 2 फोर्जा यहाँ पर हो जाएगा 8, अगर ये 3 है तो 3 फोर्जा यहाँ पर हो जाएगा 12। ओके, तो यहाँ पर 4 टाइम्स देन 4a, एक को एज्यूम किया a,
सेकेंड वैल्यू को यहाँ पर हमने ले लिया 4a. Here there are only two values. Then formula for g is equals to under root x1 and x2. If there are two values, then we put it here as a 2, or we cannot write anything, itself denotes that it is a under root, means 2. Value of geometric mean given, that is 2. Value of x1 is a and value of x2 is 4a. So a multiplied by 4a. A multiplied by 4a, answer is 4a square. Now here there is a under root. So under root of 4 is 2. Under root of a square is 8. Now 2 is equals to 2a. If we want to find the value of a, then 2 is on opposite side. Here there is multiplication, then opposite side is denominator. So 2 by 2, answer is 1. Value of a is equals to 1. Then value of second number, that is 4a. 4 multiplied by a, 4 multiplied by 1, answer is 4. सिंपल. ठीक है, तो एकदम सिंपल है ज्योमेट्रिक में. लेकिन एक्सरसाइज 3.3 के अंदर आप देख सकते हो यहाँ पर क्लियरली डेप्रिसिएशन बोला गया. मतलब आप हर एक वैल्यू को 100 में से माइनस करोगे, और अगर हम हर वैल्यू को 100 में से माइनस करते हैं, आंसर विल बी 90, 93, 95, 98, 90, 93, 95, 98. और हमें ये चार वैल्यू को सॉल्व करना है. सिंपल. तो इस तरह से आपको एक्सरसाइज 3.3 भी कंप्लीट करनी है. ठीक है, तो अभी तक हमने मीन को इन डेप्थ में जान लिया. There are 4 types of mean. Number 1, arithmetic mean. Formula is x bar is equals to sigma xi divided by n. Second one is combined mean, x bar c. n1 x bar 1 plus n2 x bar 2 divided by n1 plus n2. Third one is weighted mean. X bar w is equals to w1 x1 plus w2 x2 divided by x1 plus x2. Sorry, w1 plus w2. And last, fourth, geometric mean. G is equals to in under root x1 into x2. Okay. So after completing exercise 3.3, we are moving ahead with median. Now, what is a median? Median means mid value. If there are total 100%, then what is the mid value? Mid value is 50%. Then 50% is called median. Okay. So median defined as the value of middlemost observation. Middlemost observation मतलब जितने भी डेटा है उसमें सबसे मिड वैल्यू कौन सी होगी, जिसको हम नाम देते हैं मीडियन. Okay, and medium is denoted by m. Medium is denoted by m. Now, this is the most important. There are two types of data. Number 1, ungrouped data. Number 2, grouped data. Okay, that you know very well. Ungrouped data. In ungrouped data, there are several observations. So we have to find out median for ungrouped data by 3 simple steps. Step number 1, for ungrouped data, there is 3 simple steps. Step number 1, arrange in ascending order. Number 1, arrange in ascending order. Number 2, median is equals to n plus 1 divided by 2, observation. Step number 2, median is equals to n plus 1 divided by 2, observation. And step number 3, see the observation in step 1. Once again, there are 3 steps. Step number 1, arrange in ascending order. Step number 2, median is equals to n plus 1 divided by 2. And step number 3, see the observation in step number 1.
You can easily understand by one exercise, one illustration. The number of items produced by a factory in different weeks are 80, 85, 90, 92, 68, 80, 72, 63, and 55. You have to understand that this is one kind of ungrouped data example. How? There are several observations are given. So there are three simple steps. Step number one, arrange in ascending order. So we have to arrange this data in ascending order. The smallest value is here 55, 63, 68, 72, 80, 85, 90, and 92. So there are total number of observations 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Then value of n is equals to 9. Step number 1 we have completed. Arrange in ascending order. Step number 2, n is equals to n plus 1 divided by 2. M is equals to n plus 1 divided by 2. So instead of n, we are putting 9. 9 plus 1 divided by 2, answer is 10. 10 by 2 means answer is fifth observation. Step 2 is over. Step 3, see the observation in step 1. So, fifth observation we are seeing here in step number 1. 1, 2, 3, 4, and 5. So answer of median is 80. Simple. Next one. In the same way, step number 1, arrange in ascending order. Step number 2, m is equals to n plus 1 by 2. Total observations are 10. 10 plus 1 by 2, answer is 5.5. Now, if the data is in fraction 5.5, so in this case, there is simple step. If answer is 5.5, we have to write down fifth observation plus sixth observation divided by 2. Fifth plus sixth divided by 2. As per step number 1, fifth observation is 1, 2, 3, 4, 5. 260 plus 261.5 divided by 2. Answer is 260.75. Illustration 18 is over. Okay. Ungrouped data observations are completed. Second point. Discrete variable in group data. How we identify it is a discrete? Xi, observations, and Fi, frequency. Observations and frequency are given. So it is discrete variable. In discrete variable, there are three different steps. Step number 1, find CFI. CFI means cumulative frequency. For discrete variable, there are three different steps. Step number 1, find cumulative frequency. Step number 2, m is equals to n plus 1 by 2. Step number 3, see the observation. Means you can see that in ungrouped data and in group discrete variables, there are three simple steps. Only step number 1 are changed. Step 2 and 3 are remaining same. So, first of all, we have to write down Xi and Fi. Then after we are finding CFI, cumulative frequency. You very well understand this in 11 standard, in 10 standard, 9 standard cumulative frequency meaning. First of all, A,
8 plus 12 is 20. 20 plus 18 is equals to 38. 38 plus 9 is equals to 47. Plus 5, 53. Plus 1 is 53. Okay. Step number 1, we are finding CFI. Step number 2, m is equals to n plus 1 divided by 2. Value of n, 53. 53 plus 1 divided by 2. 54 divided by 2, answer is 27. Step 2, answer is 27. Step 3, see the observation. So, in CFI, please check 27 is between which value? 27 is between 20 to 38. 27 is between 20 to 38. So, against 38, the value of xi is 2. So, answer is 2. That's it. Simple. We have to check value 27 in CFI. See, 27 is between 20 to 38. So, against 38, the value is 2. We have to check in observations. Value is 2. Hence, median value is 2. Next, 21. Same way. Same sum. No change. Now, next method. In median, this is the third point. Continuous data. There are two types of data, ungroup and group. In group data, there are 2 points. Number 1, discrete and continuous. We have completed discrete. Now we are going on continuous point. So, in continuous frequency, against there are 3 steps. Step number 1, we have to find CFI. Step number 2, value of m is equals to n by 2 observation. M is equals to n by 2 observation. Please concentrate in ungroup data and in discrete variable, m is equals to n plus 1 by 3. But in continuous frequency, m is equals to n by 3. Okay. And step number 3, m is equals to L plus n by 2 minus CFI divided by Fi multiplied by C. Once again, m is equals to L plus n by 2 minus CFI divided by Fi multiplied by C. So, the value of L is equals to lower boundary, and meaning of n you know very well. Number of observations, total of Fi is called n. CFI cumulative frequency, Fi frequency, and C length of the class, or we call class interval. Okay, you studied this in chapter in standard 10. We are just revising it. Okay, we are going with illustration number 23. I want to clarify that I will doing illustration number 22, but it is later. We are doing right now illustration number 23. Here up to 200, up to 400, up to 600, up to. It means less than. The sum is of less than observations. So here we have to make a class. You can see the class interval is 200 to 400, 400 to 600, means difference is of 200. So first class up to 200, then after 200 to 400, 4 to 6, 6 to 8, 8 to 1000, and 1000 to 1200.
अगर आप चाहो तो यहाँ पर फर्स्ट क्लास 0 to 200 भी लिख सकते हो, नो इशू. Okay. Then after Fi, frequency is also changing. 2, first frequency remains 2. Then after second minus 1, 8 minus 2. Third minus second, 17 minus 8. 32 minus 17. 57 minus 32. 75 minus 57. These all are the frequency. Now we are finding step number 1, CFI. 2, 2 plus 6, 8, 8 plus 9, 17, plus 15, 32, plus 25, 57, plus 18, answer is 75. So you can see here that this is the class, and if it is a class, then it is the sum of continuous frequency distribution. And in continuous frequency distribution, there are 3 steps. Step number 1, find CFI. Step number 2, m is equals to n by 2. The value of n is equals to, total of this is 75. 75 by 2, answer is 37.5. Step 3, formula of n is equal to L plus n by 2 minus CFI upon Fi into C. You can see that. But before doing this sum, we have to find the core values. Value of L, CFI, Fi and C. L, CFI, Fi and C. How we can find this? Check step number 2, 37.5. 37.5 को आपको यहाँ पर देखना है क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी के अंदर. प्लीज चेक 37.5 in CFI. So you can see that 37.5 is between the value of 32 to 57. 37.5 is between 32 and 57. So the value of L is lower bounded. 32 to 57, the value of L is equals to here 800, lower bounded. Value of CFI is equals to 32. Value of Fi is equals to 25. And class interval between these two is 200. Once again, we have to check the value of 37.5 in step 2 in CFI. In CFI, we can see that 37.5 is between 32 and 57. So value of L is equals to 800, value of Fi is equals to 25, value of CFI is equals to 32, and class interval is 200. So we are putting these 4 values in this formula. L is 800, n by 2, n by 2, answer is 37.5, CFI 32, Fi 25, C 200. We are solving first of all this much. In calculator, simple step, 37.5 minus 32 divided by 25 multiplied by 200. We got the direct answer 44. 800 plus 44, answer is 844. It means कि यहाँ पर आपको 800 को अभी कुछ नहीं करना है, as it is. 800 will remain as it is. First of all, solve this much. Then after simply add 800. Answer is 844. 844 is called median. ये क्या करवाया हमने? लोअर रैंक, मतलब अप टू. नेक्स्ट, एक इसका ऑपोजिट सम हम मोर देन वाला करेंगे, मीन्स एबो. अब आपको पता चलना चाहिए कि ये सम है एबो वाला. यहाँ पर मैं आपको सिर्फ इतना ही समझाने वाला हूँ कि एबो वाले सम में हम मोर देन है तो कैसे सॉल्व करें. ओके, बाकी आपको ये 3 स्टेप्स को अप्लाई करनी है. स्टेप नंबर 1 फाइंड CFI, स्टेप नंबर 2 n is equals to n by 2, and step number 2 L plus n by 2 minus CFI upon क्या ये नहीं ये कल यूज करना है. नेक्स्ट,
इलस्ट्रेशन नंबर 24, यहाँ पर हम यहाँ देखने वाले हैं मोर देन वाला सम, जिसको बोलते हैं एबो वाला। तो आप यहाँ पर देखो डिफरेंस कितना है, 250, 270, 290, 310 मीन्स डिफरेंस इज ऑफ 20। फर्स्ट ऑफ ऑल 250 to 270, 270 to 290, to 310, to 320, to 330, to 340। 340 के बाद एक क्लास हमें आगे बनाना है 340 एंड अबव। ओके, लेस देन वाला क्लास है, लेस देन वाला समय तो हमने एक क्लास आगे बनाया था, मोर देन वाला समय तो हम एक क्लास पीछे बनाएंगे। 340 तक तो दिया है, लेकिन हम आगे बनाएंगे 340 एंड अबव। ओके, अब यहाँ पर मैं अबव की वैल्यू नहीं डाल सकता, बिकॉज यहाँ पर डिफरेंस हर जगह पर सेम नहीं है। यह डिफरेंस इज ऑफ 20, 20, 20, 10, 10, 10। सो जब भी यहाँ पर क्लास इंटरवल सेम नहीं होता तो हम यहाँ पर 340 to 350 या 340 to 360 ऐसा हम एज्यूम नहीं करेंगे, हम सिंपल 340 एंड अबव लिखेंगे। नाउ Fi, फर्स्ट फ्रीक्वेंसी माइनस सेकेंड फ्रीक्वेंसी, 150 minus 133, 133 minus 108, 108 minus 76, 76 minus 41, 41 minus 20, 26 minus 7 एंड लास्ट में 7 एज इट इज। लेस देन वाले सम में आपका फर्स्ट क्लास फर्स्ट फ्रीक्वेंसी एज इट इज रहता था, जो 2 था वो एज इट इज यहाँ पर। अगर मोर देन वाला सम है तो लास्ट फ्रीक्वेंसी एज इट इज रहेगा। देन आफ्टर CFI 17 plus 25 42 plus 32 74 plus 35 एंड ये सम आपका इजीली हो जाए। ठीक है, तो ये हुआ अपना खत्म। लेकिन मैंने बोला था कि 22 मैं करवाने वाला हूँ, वहां पर एक ही प्रॉब्लम है। ये जो क्लास आपको दिया है, यहाँ पर एक ही प्रॉब्लम है कि ये आपका है एक्सक्लूसिव क्लास, हमें इसको कन्वर्ट करना है इंक्लूसिव। कैसे पता चला एक्सक्लूसिव इंक्लूसिव? हायर बाउंड्री मीन्स अपर बाउंड्री एंड लोअर बाउंड्री सेम नहीं है। आप आगे वाले समय चेक करो, भले आपका ध्यान नहीं आया लेकिन मैंने ध्यान रखा है। अपर बाउंड्री एंड लोअर बाउंड्री सेम हो रही है हर जगह, सेम सेम सेम। उसके आगे हमने मोर देन वाला सम देना, उसमें भी सेम सेम। बट यहाँ पर अपर बाउंड्री एंड लोअर बाउंड्री सेम नहीं है। एक रुपये का सब जगह पर डिफरेंस है। कुछ भी नहीं करना है। नंबर 1, या तो हम इसको इंक्लूसिव क्लास में कन्वर्ट कर देंगे। इंक्लूसिव क्लास में कैसे कन्वर्ट करते हैं, चैप्टर 2 आप पढ़ चुके हो, आपको पता है कि लोअर बाउंड्री जो है 0, 40, 80, 120, 160, लोअर बाउंड्री में से 0.5 माइनस करो, अपर बाउंड्री में 0.5 प्लस करो। यहाँ से 0.5 माइनस करो तो 39.5, यहाँ पर 0.5 प्लस करो तो 39.5। ठीक है, तो लोअर बाउंड्री में से हमें 0.5 माइनस करना है एंड अपर बाउंड्री में हर जगह पर हमें 0.5 प्लस करना है। एक तो सम हम वैसे भी कर सकते हैं। सेकेंड थिंग, अगर हमें एज इट इज रखना है तो इस सम को एज इट इज रखो। बस जहाँ पर भी एल आता है, एल में से 0.5 माइनस कर दो, सी के अंदर +1 कर दो, तो भी हमारा सम हो जाएगा। सो मैं डायरेक्टली स्टेप 2 आपको बता रहा हूँ। स्टेप 2 का आंसर आया 25 और यहाँ पर आप देख सकते हो 25 आंसर आया, इन दोनों के बीच में आएगा 25। तो हम क्या करेंगे, एल की जगह पर 80, एफ आई की जगह पर 23, सी एफ आई की जगह पर 16 और सी मतलब इन दोनों का डिफरेंस होगा 39। अब मैंने क्या बोला, एल में से 0.5 माइनस करो, तो एल का आंसर मैंने बोला 80, उसमें से 0.5 माइनस करो तो एल का आंसर हो जाएगा 79.5। सेकेंड थिंग, सी में +1 कर दो, तो सी का मीन्स इन दोनों का डिफरेंस है 39, हम +1 करेंगे तो सी का आंसर हो जाएगा 40। दैट्स इट। तो जब भी यहाँ पर एक्सक्लूसिव वाला क्लास है तो आपको इंक्लूसिव में कन्वर्ट करना आना चाहिए। दैट्स इट। अगर हमने यहाँ पर एल और सी के अंदर चेंज कर दिया, फिर हमारे सम में कोई चेंज नहीं है, एज इट इज हमारा सम एज इट इज रहेगा, नो चेंज एंड यू कैन सॉल्व दिस सम। ठीक है,
तो आज का क्लास हम यहाँ तक रखते हैं। मैंने आज मीडियन साथ मीन पूरा खत्म करवा दिया, मीडियन पूरा खत्म करवा दिया। नेक्स्ट क्लास में हम मिलने वाले हैं नए टॉपिक के साथ, जिसका नाम होगा क्वार्टाइल्स, डेसाइल्स एंड परसेंटाइल्स। ओके, तो थैंक यू।